हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग स्टार्टिंग पहले करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कलेक्शन ऑफ डाटा होता क्या है। ठीक है, कोई भी अगर आप एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन लो या फिर फैक्ट्स लो, उनको कलेक्ट करना सिर्फ, उसको ही बोलते हैं डाटा। ठीक है, इनको कलेक्ट करके अगर आप इनका कोई यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो है कलेक्शन और रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। ठीक है, अब आप यूज़ कैसे करोगे, जैसे आप सोचोगे क्या एग्जैक्टली में डाटा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं हमारी क्लास में 7th स्टैंडर्ड में कुछ बच्चों का मैथ्स का टेस्ट हुआ, तो उसका डाटा आप कैसे कलेक्ट करोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे आपको याद होगा आप 6th क्लास में क्या करते थे, मैं आप लोगों से लिस्ट बनवाती थी चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज। तो वो एक तरीके से आप क्या करते थे, स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करके रखते थे कि कितने स्टूडेंट्स ने ये वाली एक्सरसाइज मैम से चेक करवाई है, कितनों ने नहीं करवाई। वो रखते थे ना आप डाटा, उसको ही बोलते हैं डाटा। ठीक है, तो एक तरीके से रिकॉर्ड है ये किसी चीज़ का। तो आपके पास वो 6th क्लास का रिकॉर्ड होता था। सिमिलरली आप ऐसे ही टेस्ट का रिकॉर्ड भी रख सकते हो। हम लोग रखते हैं जैसे टेस्ट का रिकॉर्ड, अब जो आपके टेस्ट हो रहे हैं हम उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, कितनों ने नहीं दिया। ये सारा है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक मेन चीज़ है इसमें रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन भी है बहुत छोटी सी, यहाँ लिखा देखो, द डाटा कलेक्टेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, उसको बोलते हैं रॉ डाटा। मतलब है क्या ये रॉ डाटा, मतलब जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो वो होता है रॉ डाटा। जैसे मैं आपको इसका भी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आप 6th क्लास में लिस्ट बनाते थे। ठीक है, तो मान लेते हैं 6th क्लास में एक बच्चे ने लिस्ट बनाई थी जब, तो उसका फर्स्ट टाइम उसने लिस्ट बनाई थी, वो है उसका रॉ डाटा। अब उसी लिस्ट से जो नाम देख के दूसरे बच्चे ने कॉपी कर लिए, फिर तीसरे बच्चे ने कॉपी कर लिए, जिन जिन को ड्यूटी दी गई थी, तो वो रॉ डाटा नहीं है, क्योंकि वो आपने किसी और की लिस्ट से कॉपी किए हुए थे नाम। फर्स्ट टाइम जो आपने जिस बच्चे ने वो नाम लिखे होंगे ना, उसको बोलते हैं रॉ डाटा। तो अब आपको समझ में आ गया रॉ डाटा क्या है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया डाटा हो। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पर टैली मार्क्स आपको ये सारे आते होंगे। टैली मार्क्स हमने ये 6th में भी किए हैं, फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं टैली मार्क्स है क्या। ये वो होते हैं जैसे हमने 4 लाइन्स खींची, ये नंबर इतनी बार आया है, और जब 5 आता था तो हम कट कर देते थे, है ना, 5 पे कट लगाते थे। देन 6, 7, 8, 9, और जब 10 आता था तो कट करते हैं। ठीक है ना, ये टैली मार्क्स वाला है। जब ये टैली मार्क्स आएगा ना एक्सरसाइज में, मैं आपको इसको क्वेश्चन के साथ थोड़ा अच्छे से और समझा दूंगी एक बारी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर रेंज। रेंज क्या है, रेंज है किसी भी हाईएस्ट वैल्यू में से अगर हम कोई भी उसकी ही लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दें, मतलब डाटा की एक ही डाटा की होनी चाहिए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी क्लास के बच्चों का सबका वेट लिख लो कि किस बच्चे का कितना वेट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहूँगी इसकी रेंज निकालो, तो आप क्या करोगे, जिसका सबसे ज़्यादा वेट है वो है आपका हाईएस्ट वाला। ठीक है, और जिसका सबसे कम वेट है वो है लोएस्ट वाला, वो दोनों ले लोगे और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, वो आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये आप किसी भी डाटा का ले सकते हो, लेकिन एक ही डाटा का हाईएस्ट लेना है और उसी सेम डाटा का लोएस्ट लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हाईएस्ट तो वेट का ले लिया नंबर और लोएस्ट किसी और डाटा का ले लिया, तो आपकी रेंज गलत आएगी। डाटा सेम होना चाहिए मतलब। ठीक है, उसके बाद है, अब आप ढूंढोगे कैसे कि अगर मान लो ये तो छोटा सा डाटा है तो आप आसानी से हाईएस्ट और लोएस्ट ढूंढ सकते हो, बट अगर बहुत बड़ा डाटा है तो आप उसको कैसे ढूंढोगे। मैं आपसे बोलूँ कि 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे उसका डाटा को, मतलब उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट ढूंढोगे, मतलब एक एक डिजिट चेक करोगे कि ये बड़ी है ये छोटी है, ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप क्या करो, उस डिजिट को पहले जो भी आपको डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। आपको आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। वो आपकी मर्जी, आप किसी में भी अरेंज कर सकते हो, चाहे आप असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में करो। ठीक है, अब आप जब अरेंज कर लोगे, अब आप सोच लोगे अरेंज करने में भी तो वही चीज़ है, हमें ढूंढना पड़ेगा बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, बट उसमें आप नंबर डाल सकते हो। जैसे आप असेंडिंग में कर रहे हो, सबसे छोटा मिला 1 2 ऐसे करके, तो आप उसे अरेंज कर लो। उसके बाद आप इजीली हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये हाईएस्ट सॉरी असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए और आपका आंसर थोड़ा सही से सही निकल जाए।
इसलिए मेन रेंज का फॉर्मूला यही है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब वो आप कैसे भी करो, आप पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख सकते हो तो आप अरेंज कर सकते हो। ये आपके पास सेकेंड ऑप्शन दिया गया एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ये टॉपिक आपके पास न्यू है। देखो इस टॉपिक में ना एक्चुअली हमारे को 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड। और जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 16.1 वो इन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक ये छोटा सा पैराग्राफ आपको गिवन है यहाँ पर, मैं इसको रीड करके समझा रही हूँ ताकि आपको ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक बार समझ में आ जाए कि ये है क्या। In your day-to-day life, you must have come across the term like average height, average age, average monthly income, average monthly expenditure, average marks scored by the students, and so on. When we say that the average marks of class 7th students in an annual examination is 75 out of 100, it tells that the maximum number of students scored around 75 marks. Thus, the knowledge of average marks tells the overall performance of the class. Thus, average is the representative value of any data. मतलब क्या है इसका? देखो इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे एवरेज हाइट, एवरेज एज, एवरेज मंथली इनकम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके ये पूरा पैराग्राफ समझाती हूँ क्या। मान लेते हैं कि क्लास 7th में हमारा एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, जैसे मैंने अभी आपके रिसेंट में 3 टेस्ट लिए ना। तो अगर मेरे को ये चीज़ सेम चीज़ मैम को बतानी हो कि मैम 7th क्लास का, मतलब मैम मतलब प्रिंसिपल मैम को बतानी हो कि मैम 7th क्लास में मैंने 3 टेस्ट लिए थे, तो तीनों टेस्ट में बच्चों के इस हिसाब से नंबर आए हैं, तो क्या मैं एक एक बच्चे के नंबर मैम को बताऊं कि मैम इस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, 10 में से इस बच्चे के इतने आए हैं? और आपको लगता है मैम इतना सुनेंगी? वो तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को याद भी नहीं रहेगा ये डाटा कि एक एक बच्चे के कैसे नंबर हैं। ये नहीं है कि मैं अपने रिकॉर्ड में से दिखा दूँ, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, एक एवरेज फिगर बताऊँगी। एवरेज फिगर मतलब कि मैम 7th क्लास में मैंने टेस्ट लिया था, तो ऑन एन एवरेज बच्चों के इतने नंबर आए, मतलब ऑलमोस्ट इतने नंबर हैं, सबके इतने के आसपास है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? उस एवरेज को बोलते हैं मीन। अब आपको समझ में आया मैं यहाँ एवरेज आपको क्या बताना चाह रही हूँ? तो हम जिस डाटा को एक एक करके नहीं बता सकते हैं, बहुत बड़ा डाटा मेरे पास, तो चलो छोटे कम बच्चे हैं, आप 26 to 27 स्टूडेंट्स होंगे, मैं चाहूँ तो चलो याद करके भी बता दूँ, बट कई बार ऐसा होता है क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्या हम उनका डाटा याद करके बता सकते हैं एक एक बच्चे के मार्क्स की, इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है? नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं बताते। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज फिगर निकालते हैं, अब वो मैम को बता देते हैं कि मैम ऑन एन एवरेज मैथ्स के टेस्ट में बच्चों ने इतना स्कोर किया है, साइंस के टेस्ट में बच्चों ने इतना स्कोर किया है, इंग्लिश के टेस्ट में इतना स्कोर किया है, हम ऐसे बताते हैं। तो वो ऑन एन एवरेज क्या चीज़ है? वो ऑन एन एवरेज है आपका मीन, ठीक है। अब ये मीन क्या है? ये आपकी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, एक इसका फर्स्ट पार्ट है मीन, ठीक है। तो आपने ये देखा, मैंने एक एवरेज निकाला और मैम को बता दिया, उसको मैं कह रही हूँ वो मीन है। ऐसे उसी तरीके से उस डाटा को मैं किसी और तरीके से निकाल सकती हूँ और मैम को एक फिगर बता सकती हूँ, उसको हम मीडियन बोलेंगे। सिमिलरली उस डाटा को मैं फिर और किसी और तरीके से एनालाइज करके एक फिगर निकाल सकती हूँ और मैम को बता सकती हूँ, उसको हम मोड बोलेंगे। तो ऐसे हमारे पास 3 मेथड है पूरे बड़े वाले डाटा को, बिग डाटा को एक स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करना, ताकि हम पूरी क्लास का डाटा भी रिप्रेजेंट कर दें और हमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को सुनने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ आया आपको कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या एग्जैक्टली? इस पूरे पैराग्राफ में लिखे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैंने आपको आपकी क्लास का देना अच्छा वो समझा कि शायद आपको इससे समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्या करती है, जो आपका डाटा होता है, ठीक है, उस पूरे होल डाटा को एक स्मॉल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देती है। अब वो स्मॉल वैल्यू मतलब आप ये मानो कि वो करेक्ट ही होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो अप्रॉक्स में निकलता है ज़्यादातर, तो मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल एग्जैक्ट वो करेक्ट मिलेगा सही आंसर। हाँ, बट ये है कि उससे आप एक पूरा होल डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास 3 तरीके की हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तीनों के मेथड के अपने अपने फॉर्मूले हैं, सिर्फ उन फॉर्मूलों को यूज़ करना है और आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब चलो हम वो 3 देखते हैं है क्या। ये आपको यहाँ दे रखी है मीन
अर्थमेटिक मीन बोलो इसे, मीन बोलो इसे, या एवरेज बोलो, तीनों इसी के ही नाम है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करके ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल जितने ऑब्जर्वेशन है, काउंट करके लिखना है, दोबारा प्लस करके मत लिख देना, काउंट करके नीचे लिख दो, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ मैं इसका आपको, इसका एग्जाम्पल ना मैं आपको करती हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना वही समझा देती हूँ। इससे आपको ये मीन का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी एक हमारा हो जाएगा। तो चलो पहले इसका क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लेते हैं। मैं 1 अभी आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। मैं आपको पहले क्वेश्चन 2 समझा रही हूँ क्योंकि उसमें मीन ही निकालना है। लिखा है फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। मैंने ए और बी पार्ट किए नहीं है, ये आपको होमवर्क में करने हैं, मैंने डायरेक्ट सी पार्ट किया है। उसका भी मेरे पास रीज़न है सी पार्ट करने का, खाली सी पार्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पॉइंट वाला था, तो शायद मे बी आपको प्रॉब्लम होती, तो मैंने आसान वाला आपको होमवर्क में दे दिया है, मुश्किल वाला मैंने करा दिया है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे मीन, आपने डाटा देख लिया यहाँ से, ये रहा। अब आप मीन देखो कैसे निकाला है मैंने, ये पहले मैंने सिंपल वही फॉर्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने ऊपर डाटा देखा था ना, यही सारा डाटा था ना, मैंने क्या किया वो सारे डाटा के बीच में प्लस लगा दिया, सम मतलब प्लस ही होता है ना, तो इसलिए मैंने हर डाटा के बीच में प्लस लगा दिया। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल कैसे निकलेंगे, आप इन्हें काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे 7, ठीक है। इन सबको प्लस किया 105 आया, नीचे का 7 ऐसी है, 7 से इसको डिवाइड किया, मेरा मीन आ गया। बहुत सिंपल है मीन निकालना, सिंपल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब आपको समझ आ गया होगा मीन कैसे निकाला मैंने, तो मैं आपको यहाँ पर जो मीन का टॉपिक समझा रही थी वो मैं यही समझाना चाह रही थी, ये रहा ये रहा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मीडियन, और नेक्स्ट है उसके बाद एक और है मोड। एक्चुअली मैंने आज आपको एक नहीं करवाए हैं, आज मैंने सिर्फ आपको मीन क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं आज आपको सिर्फ मीन समझा रहा हूँ। जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मीडियन और मोड के क्वेश्चंस करवाऊंगी तब मैं आपको ये दोनों टॉपिक भी उसी के साथ समझा दूंगी, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैंने आपको ये चैप्टर के सारे पेजेस दिए हैं, स्टार्टिंग के देने का इसलिए दिए मैंने ये आपको पेजेस क्योंकि आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेना। कई बार ऐसा होता है मैं इसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स बना के दे देती हूँ, तो आप जब भी मतलब आप फ्री हो, आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाए, तो इन चैप्टर्स के जो पेजेस मैं आपको देती हूँ ना, ये पूरे आपको ये रीड करने होते हैं, उन्हें ऐसे ही मैं छोड़ दिया करो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द वेट्स ऑफ सम पीपल ऑफ अ कॉलोनी आर। आपको कुछ लोगों का वेट दे रखा है, ये रहा 45 kg 25 kg सबका ये यहाँ तक है। फाइंड द रेंज एंड अर्थमेटिक मीन। दो चीज़ निकालनी है, एक तो रेंज और एक अर्थमेटिक मीन। रेंज का फॉर्मूला भी हमने किया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये किया था ना। तो अब हम ढूंढते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैंने आपको इसका दूसरा ऑप्शन भी बताया था, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ अरेंज नहीं किया है, मैंने भी डायरेक्ट ही किया है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर मुझे देखने से ही पता चल रहा है 82 है, तो मेरा हाईएस्ट नंबर 82 है, और सबसे छोटा नंबर भी देखने से पता चल रहा है मुझे 21 है। तो रेंज क्या आएगा, पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा। आप एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने इसमें फॉर्मूले नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख दिए, तो मैं आपका हाफ या 1 मार्क डिडक्ट करूँगी ही करूँगी। तो मैं ये चीज़ आपको अभी क्लियर कर दूँ कि टेस्ट के टाइम पे अगर आपने फॉर्मूले नहीं लिखे और डायरेक्ट आंसर लिखे तो आपके नंबर कटेंगे। वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं आधा नंबर काटूँ या 1 नंबर काटूँ, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 82 माइनस 21 देन आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो आप कैसे किया है मैंने, ये ना फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ठीक है। आप यहाँ हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर है अर्थमेटिक मीन निकालना था, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, अभी हमने क्वेश्चन 2 में किया था। इन सबको प्लस करना है और नीचे क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय में, इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो नीचे 10 लिखा जाएगा। देखो ये रहा अर्थमेटिक मीन, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, देन इन सबको प्लस किया, अपॉन में 10 लिख दिया। इन सबको प्लस करके 472 आया, अपॉन में 10, एक 0 है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि देखो आप ये वेट का मीन निकाल लेते हैं, तो जो आंसर आया ना वो केजी में आएगा, और केजी लिखना कंपलसरी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, रेंज में भी,
ठीक है, ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स जो है मैं आपको वीडियो में पहले इसलिए बता रही हूँ, साथ के साथ आपको बताए जा रही हूँ मैं कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट के टाइम पे आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं लिखते हो बेटा, और फिर आप क्वेश्चन करते रहते हो मैम आपने यहाँ नंबर काटा वहाँ नंबर काटा, तो मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमने कर ही लिया है जब मीन का टॉपिक समझा था। क्वेश्चन 3 देखो, यहाँ ना एक्चुअली में आपको डाटा नहीं दे रखा, डाटा आपको खुद बनाना है, लेकिन डाटा की एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या है, जैसे ए पार्ट है फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब मीन निकालना है कौन सा, 10 ऑड नेचुरल नंबर का। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, और स्टार्टिंग के ही 10 लेने हैं, कोई से भी 10 नहीं ले लेने, फर्स्ट 10 लिखा है तो स्टार्टिंग के, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, आई थिंक हो गए होंगे 10 19 तक। ठीक है, तो उनका मीन निकालना है, तो डाटा आपको यहाँ खुद बनाना पड़ेगा ना पहले। तो देखो डाटा कैसे बनाया है मैंने, पहले मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, ये नंबर्स लिख दिए, यहाँ प्लस मत लगा देना, यहाँ तो कॉमा ही लगेगा क्योंकि अभी हम डाटा बना रहे हैं। जब आपको डाटा ऊपर क्वेश्चंस में बना के दिया था तो कॉमा लगा था ना, तो यहाँ कॉमा ही लगेगा। ठीक है, देन मीन का फॉर्मूला आप देख रहे हो, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ, तो आपको भी लिखना है। उसके बाद मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब का प्लस ये रहा, टोटल कितने थे 10 ना, 10, देन प्लस करके फिर आंसर है। ठीक है, ऐसी बी पार्ट है फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते, या फिर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो उनकी जिसकी टेबल में आते हैं वो, 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर नहीं होते। फैक्टर मतलब समझते हो आप, किस किस की टेबल में आते हैं, एक क्वेश्चन नीचे शायद फैक्टर वाला भी है। ठीक है, तो प्राइम नंबर इन शॉर्ट ये है जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। फर्स्ट 8 लेने हैं, स्टार्टिंग के 8 मैंने लिया है, 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 क्यों नहीं लिया मैंने, 1 तो सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है, 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दे सकती हूँ, मैंने अभी आपको बता दिया है, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ मैंने नंबर्स ले लिए, कॉमा लगा के मेरा डाटा बन गया। अब देन मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा, इन सबको प्लस किया, नीचे 8 लिखा, आंसर। मीन हर क्वेश्चन में सेम निकलेगा, किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, नीचे प्लस करना है, देन डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है। मेन है आपको जो डाटा है, आपको जो दे रखा है उसको अच्छे से समझना है, और अगर नहीं दे रखा, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उससे आपको डाटा बनाना है। ठीक है, सी पार्ट है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब है 10 की टेबल लिखनी है 5 तक। यहाँ मैं आपको टेस्ट में फर्स्ट 6 मल्टीपल भी दे सकती हूँ, 7 मल्टीपल्स भी दे सकती हूँ, और 10 की जगह कोई और नंबर भी दे सकती हूँ। टेबल आपको सारी आनी चाहिए अप टू 20, आगे की भी आनी चाहिए वैसे तो, बट वो आप मल्टीप्लाई करके लिख लेते हो, बट 20 तक तो याद होनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 मतलब 10 20 30 40 50, यही है 10 की टेबल। डाटा मिल गया, अब मैंने यहाँ क्या किया है, मीन निकाल दिया, सेम वही तरीके से। ठीक है, डी पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 8। अभी मैंने आपको ऊपर फैक्टर्स बताए थे, मतलब फैक्टर्स मतलब होता है 8 किस किस की टेबल में आता है। तो 8 एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, एक 4 की टेबल में आता है, एक 8 की टेबल में आता है, और किसी टेबल में तो आता नहीं है 8। फैक्टर्स मतलब आपको पता चल गया कि वो किस किस की टेबल में आता है। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ मैं आपको डिजिट्स चेंज करके दे सकती हूँ टेस्ट में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरे को डाटा मिल गया 1 to 4 8, मैंने मीन निकाल दिया इससे 1 to 4 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन हिज फर्स्ट 6 इनिंग। देखो आपको कुछ रन दे रखे हैं, एक बैट्समैन ने स्कोर किए हैं, ये रन है। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द मीन ऑफ द रन स्कोर्ड बाय हिम। पहले में तो मीन ही निकालना है, तो क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, इन सबको प्लस अपॉन में 1 2 3 4 5 6, देन प्लस करके डिवाइड करना। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, ये रहा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सारे लिखे ये, देन ये और ये प्लस कर दिया। ठीक है, बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज ही स्कोर्ड मोर देन हिज मीन स्कोर। कह रहा है कितने इनिंग्स उसके मीन से ज़्यादा है, तो मीन आपका निकला कितना है, एक बार चेक करो, मीन आपका 60 निकला है, ये 32 लिखा है, आप इसे पॉइंट मत समझना। ठीक है, 3.2 नहीं है 32 है, मीन है 60, तो देखना ज़रा कितने रन 60 से मतलब ज़्यादा है, यहाँ पर देखें हम तो
कितने हैं यहाँ 60 से ज़्यादा? 1 2 3, 3 है ना? 3 इनिंग्स, 6 इनिंग्स में से 3 इनिंग्स ज़्यादा है ना, तो आंसर क्या आएगा? 3, ये रहा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपके पास, आपको एक डाटा दे रखा है यहाँ पर, मतलब आपको नहीं बनाना। द फॉलोइंग डाटा शो द सैलरी ड्रॉन इन रूपी पर वीक बाय 15 एम्प्लॉयज़। कह रहा है 15 एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपको दे रखी है, पर वीक की सैलरी है ये। पर वीक मतलब 7 डेज़ की सैलरी दे रखी है, हमें उससे मतलब नहीं है पर वीक वगैरह से, हमको यहाँ मीन और रेंज ही निकालनी होंगी, बट मैं आपको हिंदी बता रही हूँ सिर्फ। तो ये सैलरी आपको दे रखी है 15 एम्प्लॉयज़ की। नीचे लिखा है ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनाइज द डाटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनाई है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसमें बनाना भूल गई। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए, बट कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी ना, क्योंकि अभी इसमें आगे भी क्वेश्चन है, 6 to 11 और रह रहे हैं अभी, वो मीडियन और मोड से रिलेटेड है। जब मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, ठीक है, तब मैं आपको इसकी टेबल बनवा दूंगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो मेरे से रह गई है, ये बाय मिस्टेक मेरे से बनानी रह गई है, तब मैं आपको बना के दे दूंगी। अभी हम क्वेश्चन समझ के ये वाले आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी, इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी है? देखो 3000 है, इजिली मिल पा रहा है ये नंबर, ठीक है, तो 3000 आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम सैलरी ड्रॉन, मिनिमम कितनी है? 1000। रेंज, रेंज अभी हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो 3000 माइनस 1000 आंसर कितना आएगा? 2000, ठीक है। फाइंड द एवरेज सैलरी, एवरेज मतलब मैंने भी आपको मीन के 3 नाम बताए थे, अर्थमेटिक मीन, मीन और एवरेज। तो मतलब क्या निकालना है? यहाँ मीन निकालना है ना, तो इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 15, क्योंकि ये 15 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। ये रही, ये देखो मैंने ऐसे किया है, ये रहा, ठीक है। फिर वही एक चीज़, आंसर रुपी में निकाला है मैंने, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे डाटा रुपी में गिवन था, ठीक है। तो आज हम 5 तक ही करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की जो टेबल मेरे से रह गई है बनाने से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बना के दे दूंगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्लास वर्क कॉपी में काम कैसे करना है। जहाँ आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ है, वहाँ पर उसके बाद आपने वर्कशीट लिखी होगी उस चैप्टर की, क्वेश्चन आंसर आपने होमवर्क में लिखे होंगे। देन नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालोगे चैप्टर 16 डाटा हैंडलिंग, पूरे एक पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये लिखोगे। आप एक चीज़ यहाँ पर ज़रा ध्यान से देख लो पहले ही, कहीं आपको प्रॉब्लम हो, जो मैंने कट कर रखा है, एक तो ये वाला 8th पॉइंट और एक ये पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये कट कर रखा है, ये आपको नहीं लिखना। तो आपको मीन और अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला लिखना है बस, उसके बाद बी पार्ट डाल के ये सारा लिखना है और सी पार्ट डाल के ये लिखना है। ये वाला बॉक्स नहीं लिखना है और ये वाला पॉइंट ही नहीं लिखना, ये पॉइंट एज इट इज़ लिखने हैं। अब आपकी मर्जी, आप ब्लू पेन से लिखो या ब्लैक पेन से लिखो, इस चीज़ के लिए प्लीज़ ग्रुप में ये मत करना मैम ब्लू से लिखना है ब्लैक से लिखना है, ठीक है। किसी भी पेन से लिख सकते हो, पर हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डलेगी। ब्लू से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी है। फर्स्ट पेज पे पता चल गया डाटा हैंडलिंग, देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कट किया हुआ है वो नहीं लिखना। उसके बाद तो आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, ठीक है। सिर्फ 2 पार्ट मैंने आज आपको होमवर्क में दिया है, ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 2 के, मैंने होमवर्क लिख दिया है। कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्लास वर्क रजिस्टर, डू रिमेनिंग पार्ट्स इन होमवर्क रजिस्टर। ये आपकी आज की डायरी है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस जो रह रहे हैं 6 to 11 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्वेश्चन 5 की जो टेबल रह गई है वो भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।